नमस्कार, मैं सुबोध मंडल आज आप लोगों के सामने संस्कृत काव्य लक्षण के तीसरे भाग में आचार्य भरत मुनि के काव्य लक्षण और आचार्य भामह के काव्य लक्षण की तुलना के संबंध में चर्चा करने जा रहा हूँ। दोनों आचार्यों के काव्य लक्षणों का एक तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। इससे आपको काव्य लक्षणों को समझने में अत्यंत ही सुगमता होगी। आचार्य भरत मुनि 100 ईस्वी पूर्व से 300 ईस्वी के मध्य विद्यमान थे और इनका काव्यशास्त्र से संबंधित ग्रंथ नाट्यशास्त्र कहा जाता है। यह नाट्य काव्य का विश्वकोश भी माना जाता है। वहीं आचार्य भामह 6ठी शताब्दी ईस्वी में विद्यमान थे और इनका काव्यशास्त्र संबंधी ग्रंथ काव्यालंकार कहा जाता है। आचार्य भरत मुनि को भारतीय काव्यशास्त्र का जनक की मान्यता प्राप्त है और उनके नाट्यशास्त्र को भारत का प्रथम काव्यशास्त्र कहा जाता है। ऐसी मान्यता के आलोक में यह कहना कि आचार्य भरत मुनि ने अपने काव्यशास्त्र विषयक नाट्यशास्त्र में जो काव्य का लक्षण दिया है वह दृश्य काव्य पर आधारित है, नाट्य काव्य पर आधारित है, ऐसा कथन युक्ति संगत प्रतीत नहीं होता। आचार्य भरत मुनि ने काव्य का जो लक्षण अपने नाट्यशास्त्र में दिया है वह इस प्रकार है। मृदु ललित पदाढ़्यम गूढ़ शब्दार्थहीनम जनपद सुख बोध्यम युक्तिम मनृत्य योज्यम बहुकृत रस मार्गम संधि संधान युक्तम स भवति शुभ काव्यम नाटक प्रेक्षकाणाम। मृदु ललित पदाढ़्यम पदावली, मृदु ललित पदावली होनी चाहिए काव्य में और गूढ़ शब्दार्थहीनता होनी चाहिए। न तो शब्द गूढ़ होना चाहिए, जटिल होना चाहिए, क्लिष्ट होना चाहिए, उच्चारण की दृष्टि से भी और अर्थ की दृष्टि से भी। उच्चारण की दृष्टि से यदि शब्द गूढ़ होगा, क्लिष्ट होगा, जटिल होगा तो अभिनेता को उच्चारण करने में कठिनाई होगी और यदि अर्थ की दृष्टि से शब्द गूढ़ होगा तो फिर दर्शक को, प्रेक्षक को उसका अर्थ समझने में
कठिनाई होगी। काव्य में भी पाठक को, श्रोता को जटिल शब्द रहने पर, क्लिष्ट शब्द रहने पर, गूढ़ शब्द रहने पर उच्चारण की दृष्टि से भी और अर्थ की दृष्टि से भी, दोनों ही दृष्टियों से उच्चारण करने में और अर्थ समझने में पाठक को भी, श्रोता को भी कठिनाई होगी। और ये दूसरा जो है लक्षण है, पहला लक्षण है मृदु ललित पदावली। पदावली से तात्पर्य पदों का समूह या पदों का क्रम, पदक्रम, ऐसा नहीं। काव्य में कोश की तरह शब्दों की या पदों की श्रृंखला नहीं होती और पदावली से तात्पर्य वाक्य से ही है। यहाँ यह भी देखने योग्य है कि आचार्य भरत मुनि वाक्य को ही काव्य कह रहे हैं। और पिछले वर्ग में संस्कृत काव्य लक्षण के दूसरे भाग में जो मैंने बताया है, भरत मुनि का दूसरा काव्य लक्षण है अर्थ क्रियोपेतम काव्यम। तो अर्थ और क्रिया दोनों मिलकर वाक्य का निर्माण करते हैं और वाक्यम काव्यम यह ध्वनि निःसृत होती है। इस दूसरे काव्य लक्षण से भी जो आचार्य भरत मुनि ने दिए हैं, वाक्य को ही काव्य उन्होंने कहा है। यह मैंने संस्कृत काव्य लक्षण के दूसरे भाग में भली भांति स्पष्ट किया है। और मृदु ललित पदावली से तात्पर्य है पदावली जो हो वह मृदु हो, कटु नहीं, उसमें कटुता नहीं होनी चाहिए। दोष है, रहितता है, दोष की रहितता है। और सगुणता है, सगुण, पद सगुण होने चाहिए, वाक्य सगुण होने चाहिए। मृदु ललित कटु नहीं होने चाहिए, कटुता नहीं होनी चाहिए। और कोमल उच्चारण की दृष्टि से, अर्थ की दृष्टि से, और कोमल रस से इसका अधिक संबंध है। गुण भी रस से ही संबंधित हुआ करता है। तो यह है। और दूसरा है कि गूढ़ शब्दार्थहीनम, गूढ़ शब्दार्थहीनता होनी चाहिए काव्य में। तीसरा है जनपद सुख बोध्यम, पूरे क्षेत्र के लिए, उस क्षेत्र में यहाँ शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है। जनपद से अर्थ जैसे पंजाब वीर होता है, तो पंजाब वीर होता है से पंजाब वासी का अर्थ निकलता है। और जनपद से अर्थ उस जनपद के वासी का अर्थ निकलता है शब्द शक्ति के आधार पर। तो जनपद सुख बोध्यम, जनपद के वासियों के लिए उसके शब्द और अर्थ या वाक्य जो भी हैं सरलता से बोधगम्य होना चाहिए, यानी जनपद सुख बोधता होनी चाहिए। ये अगला जो है लक्षण है, तीसरा लक्षण है। और चौथा लक्षण है युक्ति मत
युक्तिमत्ता, युक्तिमत्ता चौथा लक्षण है। और युक्तिमन नृत्य योज्यम, नृत्य उपयोग योग्यता, ये पांचवा लक्षण है। नृत्य उपयोग योग्यता, यह पांचवा लक्षण है। फिर है बहुकृत रस मार्गम, अनेक मार्गों से अनेक प्रकार के रस जो है आ करके एक स्थल पर एकत्रित होने चाहिए, और रसों का संगम जहाँ होता है वहाँ अस्थाई भाव का उदय होना चाहिए, और मुख्य रस की निष्पत्ति होनी चाहिए। यह है कि बहुकृत रस मार्गता, बहुकृत रस मार्गता होनी चाहिए। और संधि संधान युक्तम, संधि संधान युक्तता होनी चाहिए। तो कहते हैं आचार्य भरत मुनि, सौभवती शुभ काव्यम नाटक प्रेक्षकाणाम, कि ऐसा ही काव्य जो है नाटक के दर्शकों के लिए शुभ काव्य होता है। ध्यान में रखना है, शुभ काव्य से तात्पर्य जनपद वासी की कल्याण भावना से संदर्भित है यह शुभ शब्द। और काव्य को जनहिताय होना ही चाहिए, लोक मंगल की कामना से अभिषिक्त होना ही चाहिए। तो यह है, तो यह हमने देखा है। और कहते हैं कि यह दृश्य काव्य से संबंधित लक्षण है, नाट्य काव्य से संबंधित लक्षण है। अब इसमें दो ही लक्षण जो हैं, नृत्य उपयोग योग्यता और संधि संधान युक्तता, ध्यान में रखना है। पांचवा लक्षण जो है नृत्य उपयोग योग्यता, और सातवां जो लक्षण है संधि संधान युक्तता, ये ही दो लक्षण विशेष रूप से नाट्य काव्य से, दृश्य काव्य से संबंधित हैं। शेष लक्षण सभी प्रकार के काव्यों पर, सामान्य काव्यों पर लागू होते, चरितार्थ होते। तो यह हमने देखा है आचार्य भरत मुनि के काव्य लक्षण को। और आचार्य भामह 6ठी शताब्दी ईस्वी में हुए थे। इनका काव्यशास्त्र से संबंधित ग्रंथ जो है काव्यालंकार है। शब्दार्थो सहितो काव्यम, शब्दार्थो सहितो काव्यम, गद्यम पद्यम च तद्विधा, संस्कृतम प्राकृतम च अन्यद अभ्रंशः इति त्रिधा। तो यह आचार्य भामह कृत काव्य लक्षण है। आचार्य भामह के काव्य लक्षण को अधिकतर विद्वानों ने, आलोचकों ने वाङ्मय का लक्षण मान लिया है, और इस लक्षण को शब्दार्थो सहितो काव्यम, इस लक्षण को अतिव्याप्ति दोष से युक्त माना है। हम देखते हैं कि वास्तव में यह काव्य लक्षण अतिव्याप्ति दोष से युक्त है अथवा नहीं है, किंतु इसके पहले हम यह जान लें कि विद्वानों और आलोचकों की दृष्टि में आचार्य भामह ने शब्दार्थों सहितो काव्यम में शब्द और अर्थ
के युग्म को काव्य में स्थान देकर वाणी के समस्त प्रपंच को बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दे दिया है। और इस प्रकार यह लक्षण उनकी दृष्टि में वाङ्मय का लक्षण हो जाता है। आचार्य भामह ने शब्द और अर्थ युगल को काव्य में स्थान देकर काव्य को वाणी के समस्त प्रपंचों में सम्मिलित कर लिया है, जिस कारण यह काव्य लक्षण विशुद्ध काव्य का लक्षण न होकर वाङ्मय का लक्षण हो जाता है। और यह लक्षण इस प्रकार अतिव्याप्ति दोष से युक्त हो जाता है। ऐसा अनेक विद्वानों ने, आलोचकों ने कहा है। इन विद्वानों में डॉक्टर राजवंश सहाय हीरा, प्रोफेसर योगेंद्र प्रताप सिंह, डॉक्टर विजयपाल सिंह, कृष्णदेव शर्मा और डॉक्टर भगीरथ मिश्र जैसे प्रसिद्ध विद्वान आलोचक आदि नाम आते हैं। हम देखना चाहते हैं कि किस प्रकार शब्दार्थों सहित शुद्ध काव्य का लक्षण है, यह वाङ्मय का लक्षण नहीं है। व्यापक अर्थ में जिसे साहित्य कहते हैं, यह उसका लक्षण नहीं है। शब्द और अर्थ जब होते हैं तो तीन स्थितियां सामने आती। शब्द और अर्थ जब होते हैं तो तीन स्थितियां सामने आती हैं। पहली स्थिति है शब्द की प्रधानता, दूसरी स्थिति है अर्थ की प्रधानता और तीसरी स्थिति है शब्द की भी प्रधानता और अर्थ की भी प्रधानता। और शब्द और अर्थ की साथ साथ प्रधानता, समकक्ष प्रधानता, यह हमें ध्यान में रखना है। तो जब शब्द और अर्थ की स्थिति आती है तो पहली स्थिति होती है शब्द की प्रधानता, दूसरी स्थिति होती है अर्थ की प्रधानता और तीसरी होती है स्थिति शब्द और अर्थ की समकक्ष प्रधानता। शब्द और अर्थ की समकक्ष प्रधानता, शब्द की प्रधानता, अर्थ की प्रधानता, शब्द और अर्थ की समकक्ष प्रधानता, इसको भी अच्छी तरह से समझ लेने की आवश्यकता है। जब शब्द प्रधान हुआ करता है तो वहाँ शब्द जो है अचर हुआ करता है, नॉन वेरिएबल हुआ करता है। और शब्द जो है वह पर्याय असह्य हुआ करता है। शब्द की जब प्रधानता होती है तो शब्द अचर होता है, नॉन वेरिएबल होता है और शब्द पर्याय असह्य होता है, अपने पर्याय को सहन नहीं कर सकता है। और ऐसी स्थिति जो होती है वेद में ही हुआ करती है, वैदिक साहित्य में ही हुआ करती है। इसीलिए वैदिक साहित्य को शब्द प्रधान साहित्य, वैदिक वाङ्मय को शब्द प्रधान वाङ्मय कहा जाता है। और इसमें अर्थ जो है शब्द का अनुगामी होता है, अर्थ जो है शब्द का अनुगमन करता है। और अर्थ व्युत्पत्ति के आधार पर
और प्रसंग के आधार पर, प्रकरण के आधार पर, संदर्भ के आधार पर, इन दोनों आधारों पर एक व्युत्पत्ति का आधार लेना पड़ेगा अर्थ स्पष्टीकरण के लिए, और साथ साथ प्रकरण का भी आधार लेना पड़ेगा, तभी वैदिक शब्दों के अर्थ की अभिव्यक्ति संभव है। अन्यथा वैदिक शब्दों के अर्थ की स्पष्ट होने की संभावना बहुत ही कम है। यह हमें ध्यान में रखना है। तो वैदिक साहित्य जो है, वाङ्मय जो है, शब्द प्रधान हुआ करता है, और इसमें हम शब्द को बदल नहीं सकते हैं, इसका पर्यायवाची कोई शब्द नहीं रख सकते हैं। जहाँ अर्थ की प्रधानता होती, तो अर्थ की जहाँ प्रधानता होती है वहाँ अर्थ अचर होता है, नॉन वेरिएबल होता है, और अर्थ जो है शब्द, अर्थ जो है वह जो है पर्याय जो है उसका, अर्थ का जो है कोई पर्याय नहीं होता है वहाँ, यह समझना है। अर्थ की जहाँ प्रधानता होती है, अर्थ अचर होता है, अर्थ नॉन वेरिएबल होता है, लेकिन उस अर्थ का समानार्थी शब्द वहाँ रखा जा सकता है, उसका प्रयोग किया जा सकता है। तो शास्त्र और विज्ञान, ये दोनों, जितने प्रकार के शास्त्र हैं और जितने प्रकार के विज्ञान हैं, सभी अर्थ प्रधान हुआ करते, यह देखना है। और जहाँ शब्द और अर्थ की समकक्षता होती है, जहाँ शब्द और अर्थ की समकक्ष प्रधानता होती है, वहाँ न तो शब्द चर होते हैं, वेरिएबल होते हैं, ना ही अर्थ जो है चर होते हैं या वेरिएबल होते हैं। वहाँ शब्द और अर्थ दोनों समान रूप से नॉन वेरिएबल होते हैं, अचर होते हैं। न तो शब्द को परिवर्तित किया जा सकता है, उसके स्थान पर उसका दूसरा पर्यायी शब्द नहीं रखा जा सकता है, न अर्थ को ही परिवर्तित किया जा सकता है। तो यह समकक्ष प्रधानता, शब्द और अर्थ की समकक्ष प्रधानता जो है वह काव्य में ही हुआ करती है, यह हमें समझना। अब देखिए, वैदिक वाङ्मय है तो यह शब्द प्रधान है, शास्त्र या विज्ञान है वह अर्थ प्रधान है, और काव्य है वह शब्द और अर्थ का समकक्ष प्रधान है, यह समझना। तो तीनों बिल्कुल भिन्न हैं और अपने आप में विशिष्ट हैं। काव्य जो है वेद से, वैदिक वाङ्मय से भिन्न है, और शास्त्र और विज्ञान जो है अर्थ प्रधान होने के कारण यह काव्य से भिन्न है। काव्य वैदिक वाङ्मय से भी भिन्न और विशिष्ट है, और शास्त्र एवं विज्ञान से भी भिन्न और विशिष्ट है। तो इस प्रकार काव्य का लक्षण जो है भली भांति स्पष्ट हो जाता है, जैसा कि आचार्य भामह ने कहा है, यह ध्यान में रखना है। और आचार्य भामह के समय में और उससे पहले चली आती हुई परंपरा में शब्द सौंदर्य पर आधारित शब्दालंकार और शब्दालंकार पर आधारित शब्द काव्य हुआ करता था। शब्दः काव्यम, तो शब्दः काव्यम शब्द सौंदर्य पर और शब्दालंकार पर आधारित काव्य हुआ करता था, वह शब्द काव्य हुआ करता था। और शब्द काव्य की भी परंपरा थी, शब्द को भी काव्य मानने की परंपरा थी।
और उसमें शब्दालंकार को प्रधानता दी जाती थी। और अर्थ सौंदर्य पर आधारित अर्थ काव्य, अर्थः काव्यम, या अर्थालंकार पर आधारित काव्य, अर्थः काव्यम, अर्थ काव्य, और शब्द काव्य और अर्थ काव्य दोनों में द्वंद्व की स्थिति थी, संघर्ष की स्थिति थी। कोई आचार्य कहते थे कि शब्दः काव्यम, और कोई आचार्य कहा करते थे अर्थः काव्यम। तो आचार्य भामह ने शब्दार्थो सहितो काव्यम लक्षण करके, काव्य का लक्षण करके क्या किया उन्होंने कि दोनों ही प्रकार के द्वंद्वों का समाहार कर दिया और द्वंद्वों का निषेध कर दिया, निराकरण कर दिया। और व्यवहार में काव्य जो है शब्द मात्र नहीं हुआ करता है। शब्दः काव्यम, आचार्य पंडित राज जगन्नाथ ने भी इस शब्द को ही काव्य माना है। रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम, रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम। तो शब्दः काव्यम पंडित राज जगन्नाथ कहते हैं, और रमणीयार्थ प्रतिपादकः जो है शब्दः का विशेषण ही। तो यह है। और अर्थ को भी काव्य मानने वाले विद्वान हुए हैं। तो शब्द पढ़ा जाएगा तो सुना जाएगा, शब्द बोला जाएगा तो सुना जाएगा। बस शब्द काव्य की यही स्थिति है, इसकी यही इयत्ता है, इसकी यही सीमा है, इसकी यही महत्ता है। तो व्यवहार में और अर्थ है, तो अर्थ जो है पढ़ा जाएगा शब्द तो अर्थ समझा जाएगा, सुना जाएगा शब्द तो अर्थ समझा जाएगा। तो काव्य में शब्द के बिना अर्थ की उपस्थिति संभव नहीं है, और अर्थहीन शब्द को शब्द माना ही नहीं जाता है, यह भी ध्यान में रखना है। तो व्यवहार में काव्य सुना भी जाता है, पढ़ा भी जाता है, बोला भी जाता है, सुना भी जाता है, और उसका अर्थ समझा भी जाता है। तो जैसे कि हम कोई कहानी पढ़ते हैं, कोई उपन्यास पढ़ते हैं, तो कोई पूछ बैठते हैं कि पढ़ा, तो हाँ पढ़ा। यह नाटक देखा, तो हाँ देखा। तो क्या समझा? तो अर्थ पूछा जा रहा है, उसका तात्पर्य पूछा जा रहा है, उसका प्रतिपाद्य पूछा जा रहा है। तो यह समझना। तो आचार्य भामह का लक्षण जो है काव्यशास्त्र संबंधी लक्षण, वह अति व्याप्ति दोष से युक्त नहीं है। यह सटीक लक्षण है काव्य का। काव्य के इस लक्षण से अन्य वाङ्मय से, वैदिक वाङ्मय से, शास्त्रीय वाङ्मय से, वैज्ञानिक वाङ्मय से काव्य की भिन्नता प्रकट होती है और इसकी विशिष्टता भी सूचित होती है। यह समझना है। एक भ्रांति का और निराकरण कर लेना है कि काव्य है और दृश्य काव्य है। काव्य है और दृश्य काव्य।
जैसा कि कहा जाता है कि नाट्यशास्त्र दृश्य काव्य से संबंधित है, इसमें दो मत नहीं हैं। वह दृश्य काव्य का विश्वकोश है और फिर जाकर के श्रव्य काव्य जो है यह है। तो दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य परस्पर पूरक हैं और दोनों मिलकर के ही काव्य को पूर्णता प्रदान करते हैं, यह समझना है। यदि आचार्य भरत मुनि कृत काव्य लक्षण को कोई कहते हैं कि यह दृश्य काव्य से संबंधित है, नाट्य काव्य से संबंधित है, तो हमने अभी देखा है कि केवल दो ही लक्षण जो हैं, नृत्य उपयोग योग्यता और संधि संधान युक्तता, ये ही दो लक्षण विशेष रूप से नाट्य काव्य से संबंधित हैं, दृश्य काव्य से संबंधित हैं। शेष 5 लक्षण जो हैं वे काव्य से ही संबंधित हैं और उसमें सभी प्रकार के वाङ्मय का काव्यात्मक वाङ्मय का समावेश हो जाता है। काव्य की जितने विधाएँ हैं, काव्य के जितने प्रकार हैं, सब पर वो शेष 5 लक्षण घटित होते हैं, यह है। और श्रव्य का कहते हैं कि आचार्य भामह कृत काव्य लक्षण। एक तरफ तो यह कहते हैं कि आचार्य भामह के काव्य लक्षण से ही काव्य लक्षण का वास्तविक विकास होता है, और दूसरी तरफ कहते हैं कि आचार्य भामह कृत काव्य लक्षण जो है वह श्रव्य काव्य पर आधारित है, श्रव्य काव्य का लक्षण। तो आचार्य भरत मुनि का काव्य लक्षण दृश्य काव्य पर आधारित है, तो यह एकांगी है क्योंकि वह श्रव्य काव्य पर आधारित नहीं है। तो उसी तर्क से यह भी कहा जा सकता है कि आचार्य भामह कृत काव्य लक्षण श्रव्य काव्य पर आधारित है और दृश्य काव्य पर आधारित नहीं होने से यह एकांगी है। वास्तव में दोनों ही काव्य लक्षण एकांगी नहीं। आचार्य भरत मुनि कृत काव्य लक्षण भी काव्य का ही लक्षण है और आचार्य भामह कृत काव्य लक्षण भी काव्य लक्षण ही है, वह श्रव्य काव्य मात्र का लक्षण नहीं है, यह हमने देखा है। और आचार्य पंडित राममूर्ति त्रिपाठी ने अपने ग्रंथ भारतीय काव्य विमर्श में शब्दार्थों सहितो काव्यम की पूरी और अच्छी तरह से व्याख्या की है। और डॉक्टर तारक नाथ बाली ने अपने ग्रंथ भारतीय काव्य शास्त्र में यह स्पष्ट रूप से विवेचित किया है कि आचार्य भामह कृत काव्य लक्षण अत्यंत ही सटीक लक्षण है, अतिव्याप्ति दोष से रहित लक्षण है, वह काव्य का ही लक्षण है, वह वाङ्मय का लक्षण नहीं है और एक आदर्श लक्षण है। यह उन्होंने भलीभांति प्रतिपादित किया है। तो आज हमने काव्य लक्षण के इस तीसरे वर्ग में आचार्य भरत मुनि कृत काव्य लक्षण और आचार्य भामह कृत काव्य लक्षण का तुलनात्मक अध्ययन किया है और इससे काव्य लक्षण को समझने में आपको सुगमता प्राप्त होगी। आप सुबोध मंडल लाइव क्लासेस से जुड़े हुए हैं, इसके लिए हम आपके हृदय से आभारी हैं। आप इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और दिन प्रतिदिन सफलता के सोपान पर आरूढ़ होइए, यही मेरी मंगल कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद।